इसके बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। संस्कृत में आप लोग मुझसे लिखवा के ले लो, 25 प्लस नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो। ठीक है, इतने महत्वपूर्ण होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करने। नोट्स के अंदर मैंने 2011 से लेके और जो पिछली बार तक आपका पेपर ऑनलाइन हुआ तब तक के लगभग सारे डाले हुए हैं, आप लोग उनको प्रैक्टिस करना। ना तो कोई बुक लेना, बुक के अंदर बहुत गलतियां भी आपको देखने को मिल जाएगी और ऐसा एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको प्रैक्टिस के लिए जो नोट्स के अंदर दे रखे हैं सिर्फ उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना है संस्कृत के लिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर हमने भी कई सारी किताब देखी है लेकिन किताब संस्कृत के लिए नहीं मिलती। ठीक, तो प्रीवियस ईयर सबसे बढ़िया रहता है सीटेट के एग्जाम के लिए और संस्कृत के लिए तो वैसे ही बढ़िया रहता है। अब मैं बात करता हूं कुछ क्वेश्चन आंसर की, और देखिए मैं संस्कृत के लिए बताऊं, अगर मैं बात करूं संस्कृत की क्लास की तो मेरे ख्याल से 5 क्लास में संस्कृत आपकी खत्म हो जाएगी, 5 क्लास में इनफ रहेगी संस्कृत आपके लिए। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर 2-3 क्लास भी मैं आपको करा दूं ना तो 2-3 क्लास में आपके पूरे टॉपिक खत्म हो जाने हैं। उसके बाद प्रैक्टिस का काम बचता है बस आपका, क्योंकि इतने सारे टॉपिक है नहीं है मैं बताऊं आपके लैंग्वेज के, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में तो बहुत सारे हो भी जाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस का काम आपका बचता है। तो प्रैक्टिस तो मैं आपके एग्जाम तक कराऊंगा ही। ठीक, चलिए अब आपके सामने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आ गए। ये सभी वो क्वेश्चन है जो पिछली बार आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो पहले मैंने आसान क्वेश्चन लिए, फिर उसके बाद क्लास का लेवल बढ़ाता जाऊंगा और लास्ट में फिर हार्ड क्वेश्चन रखूंगा। तो इस तरीके से क्लास का मैं लेवल आप लोगों के लिए लेने वाला हूं। चलिए पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आप लोग देना। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यम विषय शिक्षाधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन का संस्तुति है विद्यते। इसमें कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इनमें से कौन सा 8वीं कक्षा में किसकी संस्तुति करता है। यहां पर देखिए, यहां पर बात हो रही है 8 2009 की, 8 2009 की बात कर रहा है यहां पर कि 8वीं कक्षा में की शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए, कि शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने आपको एनईपी 2020 पढ़ाया था। एनईपी 2020 जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें क्लियर ये वाली बात कही गई है कि क्लास 8 तक शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो होना चाहिए बच्चे की मातृभाषा में, वो होना चाहिए बच्चे की मातृभाषा में, यानी बच्चे की मदर टंग में शिक्षा का वो होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। बच्चे की मदर टंग को, बच्चे की मातृभाषा को सबसे महत्वपूर्ण माना हुआ है। किसने माना है सबसे महत्वपूर्ण? एनईपी 2020 ने। उसके अलावा एनसीएफ 2005 ने, एनसीएफ 2005 ने सबसे महत्वपूर्ण बच्चे की मातृभाषा को माना है। इसको सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में माना है, कभी इसको प्रॉब्लम नहीं माना। यह माना है कि जितना से ज्यादा बच्चों को ज्यादा अवसर दिए जाए उसकी मातृभाषा में बोलने के, उसकी मातृभाषा में अव्यक्त करने का अपने अवसर को, उतना ही ज्यादा बच्चा चीजों को ज्यादा सीखेगा। ठीक है, इसलिए इसकी मातृभाषा को, बच्चे की मातृभाषा को ज्यादा अव्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, इसलिए इसको एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में माना है। कभी भी बच्चे की मातृभाषा को सीमित ना किया जाए, क्या ना किया जाए, कभी भी बच्चे की मातृभाषा को सीमित ना किया जाए, हमेशा ज्यादा इसको अवसर देनी चाहिए, एक संसाधन के रूप में इसको एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। और एटलीस्ट 8 क्लास तक तो जो क्लास में जो पढ़ाई होनी चाहिए वो अपनी बच्चे की जो मातृभाषा होती है उसमें होनी चाहिए। ठीक है, इसको एनईपी 2020 ने भी माना है और आरटी 2009 भी इसी बात को कहता है। तो इसमें जो ऑप्शन है, अगर आप लोग देख रहे हो, पहला ऑप्शन कि 8वीं कक्षा पर्यंतम यथासंभव मातृभाषा शिक्षण माध्यम भवित्या, कि 8वीं कक्षा तक जितना संभव होना चाहिए कि मातृभाषा में ही शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। तो पहला आंसर आपका बिल्कुल इसके अंदर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना महत्वपूर्ण माना है बच्चे की मातृभाषा को। चलिए पढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाषा अधिकरण से अर्थ अस्ति, कि भाषा के अधिकरण का क्या अर्थ है। अब देखिए, एक तो भाषा अधिकरण बोल दो, या इसको बोल दो भाषा या भाषा अर्जन बोल दो। ठीक है, 2 वर्ड यूज होते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। अब क्या हो गया सर, ये तो सब हमने हिंदी वाली क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, जिन्होंने पहले वीडियो देख ली होगी, सेम चीजें पढ़ोगे आप लोग, जो आपने हिंदी में पढ़ी है वही सेम पढ़ोगे, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क देखने को मिलेगा। अब देखिए 2 टर्म होती है, एक होती है भाषा अर्जन या जिसको भाषा अधिगम बोल दो, एक होती है आपकी भाषा अधिगम होती है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो भाषा अर्जन होती है, भाषा अधिगम जिसको बोलते हैं, ये होता है, भाषा अर्जन होता है जब किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है। ठीक है, बिना किसी संसाधन के। कैसे सीखा जाता है? प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है, जब किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है।
क्या इसमें किसी संसाधन की जरूरत होती है? नहीं, इसमें किसी भी संसाधन की जरूरत नहीं होती है। इसमें बच्चा किसी भी भाषा को अनौपचारिक रूप से सीख लेता है। कैसे सीख लेता है? किसी भी भाषा को अनौपचारिक रूप से सीख लेता है। वो कैसे? देखिए, जैसे हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, आप लोग भी छोटे बच्चे रहे होंगे, तो जो हमने अपनी मातृभाषा है, वो अपनी मातृभाषा अपने कहां से सीखी? अपने परिवार वालों से सीखी। हमारे घर में जो भाषा बोली जाती थी उसका अनुकरण करके हम अपनी मातृभाषा सीख गए। तो कैसे सीखे? अनौपचारिक रूप से हम अपनी मातृभाषा को सीख गए। मातृभाषा को कैसे सीखे? हम अपने परिवार वालों से उसका अनुकरण करके हम उस भाषा को सीख गए। ठीक है, तो ये क्या हो गई? भाषा अर्जन। जब किसी भाषा को हम प्राकृतिक रूप से अपने आप ही सीख गए, अपने आप ही सीख गए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें हमें। ठीक है, ना किसी टीचर की जरूरत पड़ी, ना किताब की जरूरत पड़ी, ना नियमों की जरूरत पड़ी। तो ये होती है आपकी भाषा अर्जन होती है। उसके अलावा ये आपकी क्या होती है? सरल होती है, इजी होती है, सरल होती है, सहज होती है, स्वाभाविक होती है। ठीक है, स्वाभाविक होती है। तो ये भाषा अर्जन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा जो भाषा अर्जन होती है ये आपकी कहां से शुरू होती है? ये आपकी परिवार से शुरू होती है। ये आपकी परिवार से शुरू होती है। ये हो गई आपकी भाषा अर्जन के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। अब बात करते हैं भाषा अधिगम के बारे में। अब भाषा अधिगम के बारे में होती है जब हम किसी, मान लीजिए तो हमें कोई दूसरी भाषा सीखनी है। अब मान लीजिए हमारी मातृभाषा हिंदी है, अब हमें दूसरी भाषा सीखनी है, इंग्लिश भाषा सीखनी है। तो इंग्लिश भाषा सीखने के लिए हमें संसाधन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां तो हमें संसाधन की जरूरत पड़ेगी ना। मान लीजिए हमें दूसरी भाषा सीखनी है, ठीक है, अब मान लीजिए हमें इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें संसाधन की जरूरत पड़ेगी। संसाधन में क्या क्या चाहिए भाई? हमें इंग्लिश का टीचर चाहिए, इंग्लिश की किताबें चाहिए, इंग्लिश के रूल्स पता होने चाहिए। तो हमें संसाधन की जरूरत पड़ेगी, तभी तो हमें इंग्लिश भाषा आएगी ना। तो ये इस भाषा को कैसे सीखा जाता है? औपचारिक रूप से सीखा जाता है। इसको कैसे सीखा जाता है? इस भाषा को औपचारिक रूप से सीखा जाता है। और इस भाषा को कहां से स्टार्ट होती है? ये भाषा स्टार्ट होती है आपकी स्कूल से स्टार्ट होती है। ये वाली भाषा शुरू जो स्टार्ट होती है, और ये आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है। कौन सी लैंग्वेज होती है? ये आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है। तो दोनों जो आपकी भाषा है उनके बीच में मैंने कंपैरिजन बता दिया। एक होती है आपकी भाषा अर्जन, एक होती है आपकी भाषा अधिगम। एक को प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है, एक को अपना जो है संसाधनों के हेल्प से सीखा जाता है। एक आपकी इजी होती है, सरल होती है, एक आपकी कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि ये आपकी जटिल होती है, ये वाली जो भाषा होती है। ठीक है, इसको प्रयासपूर्ण सीखा जाता है, जटिलतापूर्ण सीखा जाता है। आपकी दोनों के बारे में मैंने बता दिया। अब इसने कहा है कि भाषा अधिग्रहण से अर्थ अस्ति, की भाषा अधिग्रहण का क्या अर्थ है? देखते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। भाषा यह व्याकरण से नियमानाम शिक्षणम, की भाषा के व्याकरण के नियम सीखे जाते हैं। तो भाषा के व्याकरण के नियम किस में सीखे जाते हैं? भाषा अधिगम में सीखे जाते हैं। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत रहा, क्योंकि भाषा अधिग्रहण की बात हो रही है यहां पर। अगला है अनौपचारिक परिवेश है अचेतन रूपे भाषा या शिक्षणम। देखो, अनौपचारिक रूप से जब भाषा को सीखा जाता तो कौन सी बात हो रही है? अनौपचारिक रूप से भाषा अधिग्रहण यानी भाषा अर्जन की बात हो रही है। तो सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। औपचारिक रूप से अगर बात हो जाएगी तो औपचारिक रूप से आपका भाषा अधिगम हो जाएगा, और भाषा विषय के शिक्षक की बात हो रही है तो भी भाषा अधिगम हो जाएगा। तो आंसर इसमें आपका सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ये टॉपिक देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा आपको बता दिया। आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि यदि छात्राएं कस्मिश्च गतिविधि लगना है, कि यदि छात्रा किसी गतिविधि में लग्न है यानी संलग्न है, तदा शिक्षक से तेह सा पारंपरिक व्यवहार है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को अपना पारंपरिक व्यवहार कैसा करना चाहिए? संदर्भानुसारम भाषा संप्रेषण से चा विकास है सहायक है बहुती। देखो, पेडागोजी में मैं आपको एक सलाह देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जब भी पेडागोजी का आंसर को सोल्व करो, कभी भी एक ऑप्शन को मतलब देखकर उसके ऊपर टिक लगाकर मतलब वही मत रुक जाना। हमेशा चार ऑप्शन को सोल्व करना चाहिए। बट हमेशा ध्यान रखना, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है मैं बाकी के तीन ऑप्शन को पढ़ ही नहीं रहा। बताओ क्यों? मुझे वर्ड दिख गया संदर्भानुसारम, मतलब संदर्भ के अनुसार। ये इतना वेरी वेरी पॉजिटिव वर्ड है ना, ये इतना वेरी वेरी पॉजिटिव वर्ड है, और ये सबसे ज्यादा आपको लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर आपको पेपर में भी ये देखने को मिल जाएगा तो आप भी बाकी के तीन ऑप्शन को छोड़ देना, बाकी की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। ये आपके एनसीएफ 2005 ने कहा था कि जो बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हो वो संदर्भ के अनुसार दीजिए, कॉन्टेक्चुअल आप बच्चों को लर्निंग कराइए। ठीक है, तो बच्चों को संदर्भ के अनुसार आप लोग पढ़ाइए। तो जहां पर भी ये वर्ड आपको दिख जाए, चाहे आपकी हिंदी हो संस्कृत हो, संदर्भ के अनुसार,
तो आंख बंद करके आंसर लगा देना, आपका आंसर वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो संदर्भ के अनुसार मुझे दिख गया, ये आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, क्या होता है आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, आंसर आपका हमेशा यही सही होगा। जैसे मैं कहा कि अगर कोई छात्र किसी गतिविधि में लग्न है यानी संलग्न है, तो ऐसे में जो शिक्षक है वो अगर अपना पारंपरिक व्यवहार करता है तो संदर्भ के अनुसार जो भाषा में जो संप्रेषण है, जो भाषा का जो संप्रेषण है, उनके विकास में क्या काम करता है, वो सहायक बनता है। ठीक है, क्या काम करता है, सहायक बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर से हो जाएगा। पहली बार में बाकी के 3 ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा क्योंकि इतना पॉजिटिव वर्ड ये सामने स्क्रीन पर आ गया। मैं इसकी इंपोर्टेंस बता रहा हूं आपको इस वर्ड की, इसलिए मैं बाकी के 3 ऑप्शन पर नहीं जा रहे, वरना आज तक लाइफ में मैंने कभी ऐसा नहीं करा पेडागोजी में मैंने 4 ऑप्शन ना पढ़े हो। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कितना महत्वपूर्ण ये वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विद्यालय शिक्षायाम नीति रूपे बहुभाषिता इत्यस्य को अर्थ, कि विद्यालय की शिक्षा की नीति के रूप में जो बहुभाषिता है इसका क्या अर्थ है वो आपको बताना है। बहुभाषिता देखिए आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, बहुभाषिता क्या क्या मतलब होता है, जहां पर ऐसी क्लासरूम या ऐसा स्कूल जहां पर अलग अलग बहुभाषा के अलग अलग भाषाओं के बच्चे पढ़ते हो। मान लीजिए एक ऐसी क्लासरूम होती है, जैसे आप लोग भी जितने वीडियो देख रहे हो तो ये भी इसका एग्जांपल है, बहुभाषिकता का एग्जांपल है। आप लोग जितने वीडियो देख रहे हो कोई कुछ भाषा बोलता होगा, कोई कुछ बोलता होगा। ठीक है, आप लोग कोई एक भाषा बोलने वाले थोड़ी हो, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों। इसी तरीके से जो हमें स्कूल मिलते हैं, जो हमारे देश के अंदर स्कूल है, तो वहां पर भी बहुभाषिकता देखने को मिलती है। कोई बच्चा हिंदी बोलता है, कोई बच्चा तमिल बोलता है, कोई बच्चा पंजाबी बोलता है, कोई बच्चा कन्नड़ बोलता है। ठीक है, कोई बच्चा और कुछ भी मान लो मराठी बोलता है। तो क्लास में अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे देखने को मिलते हैं। तो आपको इसको क्या माननी चाहिए, प्रॉब्लम माननी चाहिए या इसको एक रिसोर्स यानी संसाधन मानना चाहिए? इसको आपको एक संसाधन के रूप में मानना चाहिए। किसके रूप में मानना चाहिए? इसको आपको एक संसाधन के रूप में मानना चाहिए, कभी भी इसको एक समस्या के रूप में नहीं मानना चाहिए। देखिए संसाधन के रूप में क्यों मानना चाहिए वो आपको बताता हूं। जितने भी आपस के बच्चे जो आपस में रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के बच्चे रहते हैं, आपस में जब ये आपस में बातचीत करेंगे तो आपस में क्या होगा, एक भाषाओं का आपस में आदान प्रदान होगा। जब आपस में भाषाओं का आदान प्रदान होगा तो एक दूसरे के शब्दों का आदान प्रदान होगा, तो इनकी जो शब्दों की वोकैब है वो बढ़ेगी, एक दूसरे की भाषाओं को जानेंगे। जब एक दूसरे की भाषाओं का ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है, भाषाओं के ज्ञान में वृद्धि होगी, दूसरे की भाषाओं के ज्ञान में वृद्धि होगी। जब दूसरों की भाषाओं के ज्ञान में वृद्धि होगी तो समझिए इनकी जो कल्चर होता है, जो उनकी संस्कृति होगी, तो उनकी संस्कृति का भी आदान होगा, तो संस्कृति के ज्ञान में भी वृद्धि होगी इनकी। ठीक है, तो संस्कृत के ज्ञान में वृद्धि होगी और संस्कृत की रेस्पेक्ट भी करेंगे आपस में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो बहुभाषिकता होती है हमेशा इसको आपको एक संसाधन के रूप में मानना है, जैसे आपने मातृभाषा को मानना है। और जो बहुभाषिकता होती है ना, ये जो क्लास में विविधता होती है, ये आपकी क्लास में विविधता होती है, ये एक उत्सव मनाती है। ठीक है, ये एक विविधता होती है, क्लास में एक उत्सव मनाती है। जैसे हमारा देश है विविधताओं से भरा हुआ है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, लेकिन सब एक साथ रहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्लासरूम में भी अलग अलग भाषाओं के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, बट हमेशा इसको एक रिसोर्स के, एक संसाधन के रूप में आपको लेना है। ठीक है, अब ऑप्शन को पढ़ते हैं कि जो बहुभाषिकता इसका क्या मतलब है। ऑप्शन को तो पढ़ ले। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि सर्वे बालका है मातृभाषायाम गृह भाषायाम विद्यालय अध्ययनम प्रारंभन्ते। बिल्कुल सही है कि सभी बच्चे मातृभाषा या जो उनकी गृह भाषा है, बात एक है दोनों की, विद्यालय में आरंभ करते हैं। बिल्कुल सही है। यदा ते प्रगति, जब वे प्रगति कुर्वन्ति, जब वे प्रगति करते हैं, तदा अन्यसाम भाषाणाम वृद्धिम कुर्वन्ति, जब वे प्रगति करते हैं तो वे दूसरी भाषा में भी वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। इसके कहने का मतलब है कि सभी बच्चे मातृभाषा में या जो उनकी गृह भाषा है, बात दोनों की एक ही है, जब वे विद्यालय में आकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अपनी मातृभाषा के बेस पर ही वो दूसरी भाषा में भी वृद्धि करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी दूसरी भाषाओं के बारे में जानना स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक पहला ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा पढ़ते हैं, सर्वे बालकाः राज्य भाषा माध्यमेन आंग्ल भाषाम हिंदी भाषाम चा शिक्षन्ते। देखिए जहां पर भी आंग्ल भाषा आ जाए या हिंदी भाषा में शिक्षण की बात आ जाए, कभी भी आपको ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण हमेशा मातृभाषा को मानना, ना आंग्ल भाषा मानना, ना हिंदी भाषा मानना। हालांकि हिंदी जो क्षेत्र वाले जो लोग रहते हैं वो बड़े मतलब नाराज हो जाते हैं कि यार हिंदी को इतना कम क्यों नापा जाता है।
देखिए अगर आप साउथ की तरफ जाओगे या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो वो लोग हिंदी को इतना महत्व नहीं देते। वो कहते हैं कि हमारी वाली भाषा ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, हिंदी को हम क्यों अपनाएं। ठीक है, ये तो हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती थोपी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण है, कोई भी हो, इंडिया का कोई भी स्टेट हो या कोई भी लोग हो, सबसे महत्वपूर्ण उसकी मातृभाषा। तो मैंने बताया ना, सबसे महत्वपूर्ण उसकी मातृभाषा। तो ना तो हिंदी है ना ही आंग्ल भाषा है, सबसे महत्वपूर्ण बच्चे की माना जाए मातृभाषा को। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला है सर्वे बाल का है आधार अवस्थायाम आंग्ल भाषा, फिर आंग्ल भाषा होगी राज्य भाषा, ये भी होने चला। अगला ऑप्शन है प्राथमिक स्तरीय मातृभाषा शिक्षण माध्यम भवती, कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण दिया जाए, अभी तक तो ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तरीय आंग्ल भाषा शिक्षण माध्यम भवती, देखो आगे फिर दे दिया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आंग्ल भाषा में दिया जाए, ये भी गलत है। तो पहले ऑप्शन सही है कि जो बच्चे हैं वो विद्यालय में जो आते हैं तो अपनी मातृभाषा में शिक्षण स्टार्ट करते हैं, और जब वे प्रगति करना स्टार्ट कर देते हैं तो वे दूसरी भाषा में भी अपना जो है उनको सीखना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें वृद्धि करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपका बहुभाषिकता का सबसे बढ़िया आपका एग्जाम्पल है। तो आंसर आपका फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अभी ये भी क्वेश्चन आएगा हिंदी से संबंधित, जैसे हिंदी को जो राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा के संबंध में जो विवाद होता है, और पिछली बार बहुत क्वेश्चन आया था हिंदी के ऊपर कि हिंदी राज्यभाषा है राष्ट्रभाषा है, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आए थे पिछली बार, हिंदी में भी और आपके संस्कृत में भी। ठीक है, अब इसके ऊपर देखते हैं, आने वाला है ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया कि श्रुति है घटना नाम सूचनार्थम पत्रिकाम पठती, कि सुनी हुई घटनाओं की सूचना को पत्रिका में पढ़ना, तस्याम पठनम की कथ्यते, कि ऐसे पढ़ने को क्या कहते हैं। आपने कोई सूचना को पढ़ा, आपने किसी घटना को सुना और उसको किसी पत्रिका में पढ़ा या समाचार पत्र में फिर पढ़ा, तो इसको क्या कहेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई जो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन है जो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन है वो आपका नेक्स्ट वीक आ जाएगा। ठीक है, आपका सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपका नेक्स्ट वीक आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या काम करी, श्रुति घटना नाम सूचनार्थ, तो आपको क्या दे दी, एक सूचना दे दी, और आपने क्या काम करा, एक दो दिन बाद ही आपने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ ली। तो इसमें कहा गया तस्याम पठनम की कथ्यते, तो ऐसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ ली, तो ऐसे पढ़ने को आप लोग क्या काम कहोगे। अब देखते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या कहोगे। स्कीमिंग, स्कीमिंग कहते हैं जब हम तेज पढ़ते हुए किसी चीज का भाव जानना चाहते हैं। जैसे हम लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ते ही होंगे न्यूज़पेपर, आई होप। जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, पूरा न्यूज़पेपर तो कोई नहीं पढ़ता, तेज तेज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और तेज तेज न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते जब हम किसी न्यूज का भाव जानना चाहते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया और सामने दिख गया राजस्थान, अरे राजस्थान में क्या हो रहा है भाई, आज सचिन पायलट और राजेश पायलट कह रहा हूँ, सचिन पायलट और जो अशोक गहलोत है किसके विधायक इधर उधर हो गए। ठीक है, तो मोटी मोटी न्यूज देख ली कि कौन सा किस पर पलड़ा भारी किसका हो रखा है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्कीमिंग, जब तेज तेज न्यूज पढ़कर किसी चीज का एग्जैक्ट भाव देख लिया कि देखे किसका पलड़ा भारी हो रहा है, तो होती है आपकी स्कीमिंग होती है आपकी। ठीक है, सौद्देश्यम पठनम, किसी उद्देश्य के लिए पढ़ना, आप किसी उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हो, यहाँ पर उद्देश्य के लिए तो पढ़ नहीं रहे, आपने सुनी घटना को किसी पत्रिका में पढ़ लिया तो उद्देश्य के लिए तो पढ़ नहीं रहे, आप यहाँ पर मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हो, मनोरंजन के लिए भी नहीं पढ़ रहे। ये होती है आपकी स्कैनिंग होती है आपकी। ठीक है, क्या होती है स्कैनिंग, आंसर आपका फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आने वाला है जल्दी आपका सीटेट का भी नोटिफिकेशन। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आ गया, वेरी वेरी क्वेश्चन, मेरी तरफ से लगा लो, 1 नंबर आपके सीटेट के एग्जाम में कंफर्म आना है। ठीक है, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन कंफर्म। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कस्य विचारे मानवा है भाषा अधिग्रहण यंत्रेण सा जानते यत तान भाषा अधिगमे सहायकम भवति, कि किसके विचार से जो मानव होता है वो भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ जन्म लेता है। तो यह तान भाषा अधिगमे, जो उनके भाषा अधिगम में सहायक होता है। ठीक है, बताओ किसके विचार से जो मानव होता है, यानी हम और आप लोग होते हैं, वो भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ पैदा होते हैं, जो हमारे भाषा विकास में सहायक होता है। चलो भाई, वाइगोत्स्की नहीं, वाइगोत्स्की ने तो नहीं कहा, इन्होंने ब्लूम ने भी नहीं कहा, ये कहा था आपके नोम चोम्स्की ने। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये बड़े महत्वपूर्ण आपके भाषाविद है। ठीक, नोम चोम्स्की ने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। कैसी क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बाय बर्थ एबिलिटी होती है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब हम छोटे थे, मैं हूं चाहे आप लोग हो चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो,
क्या हमें भाषा सीखने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ी? बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने अपनी फैमिली का क्या काम करा? अनुकरण करा, और हम अपने आप अपनी भाषा को सीख गए। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, लैंग्वेज एक्विजिशन, जब हम किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीख लेते हैं तो क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि भाषा अर्जन होता है वो आपका। ठीक है, तो यही बात तो इसने कही। क्या बात कही? भाषा अधिग्रहण यानी कि भाषा अर्जन। जब किसी भाषा को बच्चा प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही गई। लेकिन इन्होंने कहा कि आपके और हमारे माइंड के अंदर एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस का नाम है भाषा अधिग्रहण यंत्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है LAD, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र। ये हमारे माइंड के अंदर एक डिवाइस होता है जो हमारे माइंड के अंदर सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताता है। ठीक है, व्याकरण के नियमों को बताता है, जो हम जो भाषा सीखने के नियम में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण भी लिख लो, सार्वभौमिक व्याकरण आप लोग लिख लो, यानी ऑटोमेटिक हमारे माइंड के अंदर व्याकरण रहती है जो भाषा सीखने में हमारी हेल्प करती है। सोच रहा हूं, मतलब ऊपर वाले ने कुदरती हमारे माइंड के अंदर एक यंत्र दिया है। तो नोम चोम्स्की ने बताया कि बच्चों में, यानी हमारे और आप में, जब हम बच्चे थे, हमारे अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बाय बर्थ एबिलिटी होती है, और हम किसी भाषा को अपने आप ही सीख जाते हैं, प्राकृतिक रूप से सीख जाते हैं। तो ये वाली बात कही थी आपके नोम चोम्स्की ने कही थी, ये वाली बात कही थी। ठीक है, तो आंसर आपका थर्ड यही से हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर इतना घुमा फिरा के देता है, इतना घुमा फिरा के देता है, लेकिन देगा जरूर आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, पता नहीं इसे घुमा फिरा के क्यों नहीं देता, इससे पता नहीं क्यों लड़ाई है BF स्किनर से आपके नोम चोम्स्की की। इसका सिर्फ एक ही आंसर देगा, बताओ किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि भाषा सिर्फ अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है? स्किनर ने कहा था। इसको सिर्फ एज इट इज देता है, इस बेचारे को सिर्फ ऐसी देता है, आज तक कभी इसका घुमा फिरा के नहीं दिया। इससे पता नहीं लड़ाई चल रही है CBSE वालों की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आगे सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपका, श्रवणम भाषणम पठनम लेखन चेत इत्यते सा अपरम भाषा कौशलम अस्ति, कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये भाषा के कौशलम है। इसके अलावा एक और भाषा का कौशल है, वो आपको बताना है। व्याकरण है, चिंतन है, अधिगम है, या फिर आपका सृजनात्मक है। देखा, आप कहोगे कि सर आपने तो भाषा के 4 कौशल बताए, अब 5वां कौशल और कौन सा आ गया? वैसे तो यार 4 ही होते हैं, बट ये 5वां जो है ना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी हिंदी में, कभी संस्कृत में, कभी कभी ये भूला भटका देख लिया जाता है। तो इसको भी देख लो एक बार। हिंदी के अंदर तो मैंने आपको 4 बता दिए थे, आज इस भाई साहब को भी देख लो। ठीक है, देखिए भाषा के 4 कौशल तो आपको बताइए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवण, भाषण, पठनम, लेखन। ठीक, एक और जो कौशल होता है, जो 5वां कौशल है, वो होता है आपका चिंतन। ठीक है, जो 5वां कौशल होता है वो चिंतन होता है। देखिए, भाषा के जो कौशल होता है, जिनके माध्यम से हम अपने जो भाषा होती है उसको पेश किया जाता है। अब जो भाषा होती है और जो चिंतन होता है, जो भाषा होती है और जो चिंतन होता है, तो दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल पाएगा। क्या चल पाएगा काम? मुझे आप लोग बताइए। अब माइंड के अंदर जो भी चिंतन चल रहा है, माइंड के अंदर किसी भी चीज के ऊपर चिंतन चल रहा है, उसको पेश करने के लिए, उसको अव्यक्त करने के लिए भाषा की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? मान लो आपकी किसी से लड़ाई होगी, और लड़ाई करने के बाद आपके माइंड में बहुत सारे विचार आए, और एक ही विचार आता है कि उसको यार गाली दो बढ़िया तरीके से। और माइंड के अंदर कौन कौन सी गाली आती है बढ़िया तरीके से? हाँ, वही आती है। ठीक है, अब उसको व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? भाषा की जरूरत पड़ेगी। अब भाषा चली गई कि भाई मैं तो नहीं आ रही। ठीक है, अब उनको माइंड के अंदर से निकालोगे कैसे? वो तो माइंड के अंदर ही चल रही है। ठीक है, कैसे निकलेगी खुन्नस? नहीं निकलेगी। ठीक है, तो भाषा होनी जरूरी है ना, तभी तो निकलेगी खुन्नस। तो इसलिए दोनों का होना जरूरी है। अगर मान लीजिए चिंतन नहीं है, सिर्फ भाषा भाषा है, हर किसी को गाली देते फिर रहे हो, तो फिर तुम्हारी तुड़ाई हो जाएगी कहीं पे। तो भाषा और चिंतन दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि आदमी जो चिंतन करता है माइंड के अंदर, वो अपनी भाषा में करता है। जो चिंतन करेगा, उसको जो अव्यक्त करेगा, अपने विचारों को अव्यक्त करेगा, वो भाषा के माध्यम से करेगा। इसलिए आप लोग समझ रहे हो, दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सुनना, बोलना और पढ़ने के साथ साथ में आपका चिंतन भी आपका भाषा का एक आपका कौशल होता है। आप लोग इस बात को समझ गए? उसके अलावा अब जो भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, इनके बारे में एक बार और नजर डालिए। देखिए, संस्कृत में एक वर्ड पूछा जाता है आपका कि भाषा के जो उत्पादकम कौशल होते हैं, उत्पादकम लिख दो, या उत्पादक कौशल जो होते हैं। ठीक है, संस्कृत में पूछ लिया जाता है उत्पादक कौशल। हिंदी में पूछ लिया जाता है अव्यक्तात्मक कौशल। हिंदी में पूछ लिया जाता है अव्यक्तात्मक कौशल। और उसके अलावा इंग्लिश में पूछ लिया जाता है
प्रोडक्टिव स्किल। बस इतना अंतर होता है लैंग्वेज के अंदर, सिर्फ इतना अंतर होता है और कुछ नहीं, सेम टॉपिक आते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, प्रोडक्टिव स्किल पूछ लिया जाता है। देखिए भाषा के जो आपके उत्पादात्मक कौशल होते हैं यानी अव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, वो कौन से होते हैं? देखिए जिनसे हम अपने विचारों को अव्यक्त करते हैं वो होते हैं आपके भाषा के अव्यक्तात्मक कौशल। वो कौन कौन से होते हैं? अब देखिए, अब मैं अपने विचारों को आप लोगों के सामने अव्यक्त कैसे कर रहा हूं? एक तो आपसे बोलकर कर रहा हूं, ठीक है। कैसे कर रहा हूं अपने विचारों को? एक तो बोलकर, तो एक तो हो गया आपका बोलना। क्या हो गया आपका? बोलना। मैं अपने विचारों को कैसे कर रहा हूं? बोलकर। तो क्या हो गया? बोलना, जिसको आप लोग कह सकते हो संस्कृत के अंदर वाचन, ठीक है। मैं अपने विचारों को जो आपको पढ़ा रहा हूं बोलकर कर रहा हूं ना, तो बोलना हो गया यानी वाचन हो गया। तो एक तो हो गया बोलना। उसके अलावा कैसे कर रहा हूं? दूसरा काम कर रहा हूं लिखकर, तो एक हो गया हमारा लिखना, यानी जिसको कह सकते हैं आप लोग लेखन। तो ये होते हैं आपके भाषा के उत्पादात्मक कौशल यानी कि अव्यक्तात्मक कौशल, बोलना और लिखना, ठीक। इतना आप लोग समझ गए। उसके अलावा एक होते हैं आपके भाषा के गणनात्मक कौशल, एक होते हैं आपके भाषा के गणनात्मक कौशल। अब एक बात बताइए, जो मैं अपने विचार को अव्यक्त कर रहा हूं उनको आप लोग ग्रहण कैसे कर रहे हो? उनको आप लोग ग्रहण कैसे कर रहे हो? आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो ना अपने मोबाइल फोन में या लैपटॉप में, तो उनको आप लोग ग्रहण कैसे करो? उनको आप लोग ग्रहण कर रहे हो सुनकर, सुनकर ग्रहण कर रहे हो ना, तो एक हो जाएगा आपका सुनना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? सुनना, जिसको आप लोग संस्कृत में कह देते हो श्रवण कौशल, ठीक है। सुनकर कर रहे हो। उसके अलावा जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, जो यहां पर लिखा जा रहा है उसको आप लोग कैसे कर रहे हो? यहां पर सुनना, सुनना, बोलना, पढ़ना, हाँ पढ़ना और रह गया, ठीक है। पठन, जो मैं लिख रहा हूं उसको कैसे करके कर रहे हो? पढ़कर, यानी पठन कौशल हो जाएगा। तो ये आपके भाषा के कौशल हो जाएंगे, आपके अव्यक्तात्मक कौशल यानी उत्पादक कौशल और आपके गणनात्मक कौशल। जिन विचारों को हम अव्यक्त करते हैं वो हो जाएंगे आपके बोलना और लिखना, जिन विचारों को हम ग्रहण करते हैं वो हो जाएंगे आपके सुनना और आपका पढ़ना, ठीक है। आई होप आप लोग इन कौशलों के बारे में यहां तक समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है जी। सर सीटेट 690 वाले नोट्स मैंने लिया है, डाउनलोड होने के बाद ओपन करने में पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड क्या डालना पड़ेगा? यार जो डाउनलोड करते हो ना, तो डाउनलोड का ठीक नीचे लिखा हुआ है पासवर्ड, ठीक है। आपका नंबर और एक आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा, उसको कॉपी करो और उसमें पेस्ट कर दो, खुल गया आपके वो पासवर्ड, जो जो आपकी पीडीएफ है, ठीक उसके नीचे लिखा हुआ है पासवर्ड। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। यस्याम अवस्थायाम द्वित्रयमास्य नवजात शिशुवे मुक्त स्वर ध्वनिम जनितुम शक्नोति सा कथ्यते। इसमें कहा है कि कौन सी अवस्था, वह कौन सी अवस्था है जिसमें 2 से 3 मास का नवजात शिशु मुक्त स्वर ध्वनि के को जानना शुरू कर देता है, ठीक है। उसको कौन सी अवस्था में जानना शुरू कर देता है, उसको कौन सा कहते हैं, ठीक। अब देखिए, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद तो बच्चा एक ही काम करना शुरू कर देता है, रुदन यानी रोना स्टार्ट कर देता है। बट जब बच्चा 2 से 3 महीने का हो जाता है तो बच्चा ध्वनियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना शुरू कर देता है, जिसको कोइंग यानी कि अनुकुंजन कह देते हैं। और जब बच्चा 3 महीने से लेकर लगभग 12 महीने तक, जब 3 महीने से लेकर लगभग 12 महीने तक का हो जाता है तो उसको कहा जाता है बेबलिंग, जिसको कहा जाता है जब बच्चा स्वर और व्यंजनों के बारे में थोड़ा सा जानना शुरू कर देता है, थोड़ा बोलना भी शुरू कर देता है, तो उसको बेबलिंग कहा जाता है। तो इसमें कहा है कि जब बच्चा 2 साल से लेकर और 2 महीने से लेकर 3 महीने तक का है और जब उसमें मुक्त स्वर ध्वनियों के बारे में जानना शुरू कर देता है तो उसमें आपका क्यूइंग कहा जाता है, जब बच्चा 2 से 3 महीने का होता है। तो आंसर आपका सेकंड से हो जाएगा, ठीक है। भाषा विकास से आपका लिया हुआ चैप्टर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, क्या संस्कृत में कैसे समझे, इसका बेस्ट तरीका कौन सा है? संस्कृत में देखो सबसे बढ़िया तरीका यही है, जितना हो सके अनसिन पैसेज को सोल्व करिए। अनसिन पैसेज को जितना पढ़ोगे उतना संस्कृत को आप लोग ट्रांसलेट बढ़िया कर पाओगे। सबसे बढ़िया बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है कि संस्कृत को पढ़े कैसे,
सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है संस्कृत को पढ़े कैसे। सबसे पहले संस्कृत को समझना जरूरी है। संस्कृत को पहले आप हिंदी में ट्रांसलेट करिए, तभी तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो संस्कृत का आप लोग पैसेज पढ़िए, आप लोग ज्यादा आपको जितना पढ़ने में समझ में आएगी उतने ज्यादा आपको समझ में आती चली जाएगी। ठीक है, तो उसको पढ़िए ज्यादा, तो तब आपको चीजें समझ में आ जाएगी, तो आपका आसान होता चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखितेषु कथम कथनम करेशन महोदस्य प्राकृतिक क्रम परिकल्पना व्याख्या जाती कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन करेशन महोदय, यहाँ पर स्टीफन करेशन की बात हो रही है कि स्टीफन करेशन के प्राकृतिक क्रम परिकल्पना में से सही व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन को भी छोड़ देना। मैंने कहा स्टीफन करेशन के ऊपर डिटेल में वीडियो जल्दी आने वाली है, इनके ऊपर डिटेल में वीडियो जल्दी आने वाली है। वैसे क्वेश्चन मैंने हटाया था बाय मिस्टेक, पीडीएफ के अंदर ही आ गया, क्योंकि जब तक आप इसके ऊपर डिटेल में वीडियो नहीं पढ़ोगे जब तक कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझा पाना पॉसिबल नहीं है। डिटेल के ऊपर जल्दी 4-5 दिन के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, और जिससे आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। क्योंकि स्टीफन करेशन ऐसे इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक बन गए, हिंदी हो संस्कृत हो सब जगह आपको देखने को मिल रही है, और मतलब काफी अच्छी खासी संख्या में आपके पूछे जा रहे हैं। तो मैं जल्दी ही वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूं इसको। ठीक है, फिलहाल के लिए भी इस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी आपकी इसकी थ्योरी बनने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ दो, बाय मिस्टेक आ गया ये। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर देखते हैं कि भाषा कार्य शिक्षक है मेनू कार्ड करो से, या आपका मेनू कार्ड इत्यस्य प्रयोग है करोति एते मेनू कार्ड। इसमें पूछा है कि भाषा कार्य का जो शिक्षक है वो मेनू कार्ड का इनमें से कौन सा प्रयोग करता है। देखो भाषा शिक्षक का आप कहोगे सर मेनू कार्ड क्या होता है। देखो मेनू कार्ड वही सोच रहे हो जो होटल के अंदर जाकर जो आप खाते हो ना, मेनू कार्ड आता है। देखो अब भाषा शिक्षक का मेनू कार्ड होता है, उसको समझना थोड़ा। चलो होटल वाले से करता हूं, ये इस तरीके से मान लीजिए मेनू कार्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर आपका इडली, ये हो गया आपका यहाँ पर सांबर, ये हो गया यहाँ पर डोसा, ये हो गया यहाँ पर ठीक है पिज्जा, और कुछ लिख लो यहाँ पर जो भी कुछ लिखना है, रायता वगैरह। ठीक है, या दूसरा एक यहाँ पर लिख लो, ये आपका कंप्यूटर का मेन्यू कार्ड हो गया, ये आ गया सीपीयू, ये हो गया यहाँ पर सॉफ्टवेयर, ये हो गया यहाँ पर माउस। ये इस तरीके का मेन्यू कार्ड है जो एक भाषा शिक्षक के पास होता है, और वो बच्चों को भाषा का विकास कराना चाहता है, भाषा की नॉलेज देना चाहता है। इस तरीके का मेन्यू कार्ड बच्चों को दे दिया, उसने कहा कि बेटा इस मेन्यू कार्ड को पढ़ो, तो बच्चा पढ़ता है। जब बच्चा इन खाने की चीजों को पढ़ेगा तो बच्चे को याद रहेगी, बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। तो भाषा का शिक्षक ऐसे मेन्यू कार्ड का प्रयोग करता है। ठीक है, अब जब वो ऐसे मेन्यू कार्ड का प्रयोग करता है तो क्यों करता है ऐसे मेन्यू कार्ड का प्रयोग, हमें तो कभी कराया नहीं यार। ठीक है, ऐसे मेन्यू कार्ड का प्रयोग, ऐसी ऐसी चीजें अब आ रही है, हमारे टाइम पर तो कुछ भी नहीं आई। तो ऐसे मेनू कार्ड का प्रयोग प्रौद्योगिकी प्रयोगाय एतते तय प्रासंगिक सामग्री, प्रौद्योगिकी के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रहा। भाषा शिक्षण ने प्रामाणिक सामग्री, ये भाषा शिक्षक की प्रामाणिक सामग्री है, यानी एक तरीके का आपका टीएलएम है, शिक्षण सहायक सामग्री है। ये जो आपका मेनू कार्ड है जो भाषा शिक्षक जो है यूज कर रहा है, किसी भी तरीके का मेनू कार्ड यूज कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए ईवीएस का यूज कर सकता है कि बेटा ये शेर का हो गया, जंगल के जो मतलब जो जानवर हो गए, ये हिरन हो गया, या और जानवरों के नाम लिख देंगे, ये कुत्ता हो गया, तो इनके बारे में बच्चा जानता है, सभी के नाम याद कर जाएगा, और इससे क्या होगी उसकी वोकैब इंक्रीज होती जाएगी, शब्दों का भंडार बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से वो मेनू कार्ड का यूज करता जा रहा है। ठीक है, तो भाषा शिक्षक का जो ये यूज करता जा रहा है वो भाषा शिक्षण की एक सामग्री, यानी एक तरीके का ये टीएलएम है जो भाषा शिक्षक के पास रहता है। ठीक है, आंसर इसमें आपका सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपने कुछ यूज करा है ऐसे अपने स्कूलों के अंदर, किसी ने नहीं करा होगा। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, कठोराभ्यास है निम्नलिखितेषु कस्य मुख्य पद्धति है अस्ति, कि कठोराभ्यास की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य पद्धति है। चलो देखते हैं भाई। समग्र भाषा पक्ष से नहीं, संप्रेषणात्मक पक्ष से नहीं, व्याकरण अनुवाद विधि है, बिल्कुल सही है। देखिए व्याकरण अनुवाद विधि, इससे पहले जो सीटेट का एग्जाम ऑफलाइन होता था, शायद ही कभी मेरे ख्याल से इक्का दुक्का कभी आई हो, वरना मैंने कभी नहीं देखी। बट पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें तो इसने अच्छा खासा रिकॉर्ड ही बना दिया, इतनी बार देखने को मिली थी, बहुत बार। व्याकरण अनुवाद विधि क्या होती है, ये इसका नाम से पता चल रहा है, व्याकरण अनुवाद विधि। जब किसी दूसरी भाषा को सीखने के लिए उसकी व्याकरण पहले पढ़ा जाता है। मान लीजिए आप लोग दूसरी भाषा सीख रहे हो, मान लीजिए आप संस्कृत सीख रहे हो, और संस्कृत सीखने में आपको देखो दिक्कत यही आती है कि संस्कृत को पहले पढ़ा कैसे जाए, हमें तो संस्कृत ही समझ में नहीं आ रही, इसको ट्रांसलेट करने में दिक्कत आती है हिंदी में। तो दूसरी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले आपको इसके
व्याकरण को जानना जरूरी है, ठीक है, इसके व्याकरण को जानना जरूरी है, आप लोग इसके व्याकरण को जानते हो। लेकिन इस व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण को सबसे पहले आप जानते हो, लेकिन बोलने वाले को नहीं जानते। इसमें आपको बोलने वाले का मतलब नहीं है, स्पीकिंग वाली से काम नहीं चलता। इसमें आपको लिखने वाली और आपके पढ़ने वाली का यूज ज्यादा होता है, ठीक है। जितना लिखोगे जितना पढ़ोगे वो वाली का यूज इसमें ज्यादा होता है आपकी व्याकरण अनुवाद विधि के अंदर। और इसमें आपकी मातृभाषा का यूज किया जाता है। मातृभाषा यानी जैसे हिंदी होगी, इसमें आपका ज्यादा यूज किया जाता है मातृभाषा में। जैसे कोई भी वर्ड आ गया या कुछ भी चीज हो गई जो पूछनी हो गई, बतानी होगी, तो अपनी मातृभाषा का यूज किया जाता है, उसको एक सहारा लेकर, उसको एक मीडिएटर के रूप में इस्तेमाल करके, ठीक है। ये होती है आपकी व्याकरण अनुवाद विधि। तो जो कठोर अभ्यास किया जाता है ये निम्नलिखित में से इसकी मुख्य पद्धति होती है आपकी व्याकरण अनुवाद विधि की। आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो कठोर विधि तो आप लोग देख रहे हो, ठीक, इसी के अंदर आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, वाइगोत्स्की महोदय, लेव वाइगोत्स्की आगे क्वेश्चन में, सहयोगात्मक शिक्षणीय प्रविधि है केम प्रति सैम केंद्रितम। वाइगोत्स्की महोदय ने कौन सी अपना सिद्धांत दिया था? आपके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था कि जब बच्चा अपनी सोसाइटी से, समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि वो अपने सहयोग से, अपने समाज से सहयोग करके सीखता है, ठीक है, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखता है। तो किस पर केंद्रित होती है वो आपको बताना है। देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। परस्पर प्रतिस्पर्धा आ गई यार, प्रतिस्पर्धा तो बिल्कुल नहीं होने की, कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं होने का, ये तो आपस में सहयोग की बात करता है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने का। अगला है परस्पर सहयोग करवाना विद्यार्थी ने, बिल्कुल सही बात है। आपस में जितना सहयोग करेंगे विद्यार्थी उतना ही ज्यादा एक दूसरे से सहयोग करके सीखेंगे, ठीक है। तो इसी बात को लेव वाइगोत्स्की भी कहते हैं अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में कि आपस में सहयोग करके सीखते हैं विद्यार्थी। तो यही बात इन्होंने अपने सिद्धांत में भी कही थी। आंसर इसमें आपका सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये आ गया आपका राष्ट्रभाषा राजभाषा के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर बहुत हंगामा मचता है, जिसके अंदर आपके साउथ के दो स्टार नहीं, आपके साउथ का किच्ची और अजय देवगन भिड़ गए थे इस टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा है किम स्थानम विद्यते, कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को कौन सा स्थान दिया गया है? से राजभाषा का, राजभाषा का, विदेशी भाषा का, भारतीय भाषा का। देखिए संविधान में, ध्यान से सुनना, संविधान में हिंदी को जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है राजभाषा का। राष्ट्रभाषा का किसी भी भाषा को दर्जा प्राप्त नहीं है, ठीक है। कोई भी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश की सिर्फ हिंदी, जो राजभाषा है वो हिंदी है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कोई भी भाषा नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि राष्ट्रभाषा कोई हमारे देश की है ही नहीं। जो हिंदी है वो हमारे देश की राज्य भाषा है। 1949 के अंदर 14 सितंबर को आपके सदन से पारित हुआ था कि जो हिंदी है उसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त दिया जाएगा, ठीक है। बट ये ऑफिशियली रूप से जो लागू हुआ था ये 1953 से लागू हुआ था, ठीक है, 1953 से। और इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, 14 सितंबर को, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है, ना कि राष्ट्रभाषा का। और ये आपका हिंदी में भी खूब पूछा गया, आपका संस्कृत में भी खूब पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए इसके अलावा जो आपकी 8वीं अनुसूची में जो आपकी 22 भाषा है ना, इन 22 भाषाओं के बारे में आप लोग जरूर देख लेना। यहां से भी क्वेश्चन आपके खूब पूछे जा रहे हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। आप लोग नोट्स के अंदर देख लेना, शुरुआत में मैंने लिखी हुई है 22 भाषाओं, तो भाषाओं के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, उनको ऊपर नजर डाल लेना, ठीक है। आप लोग समझ गए राष्ट्रभाषा और राजभाषाओं का ये। अब इसमें क्या होगा, नहीं सर हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए हमारे, हिंदी क्षेत्र वाले मतलब उग्र हो जाएंगे इसके ऊपर। अब देखिए हिंदी क्षेत्र वाले उग्र हो जाएंगे, लेकिन जैसे साउथ की तरफ आप लोग जाओगे वो कहेंगे नहीं भाई आप हिंदी को हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो, तो हमारी जो मातृभाषा आप फिर उसको दबा रहे हो, ठीक है। इसके ऊपर जब इसको लाया गया था, इस कानून को लाया गया था, तो साउथ में उस तरफ दंगे हो गए थे फिर वहां पर, ठीक है। उन्होंने कहा था आप जबरदस्ती हम हमारे ऊपर इस चीज को लागू नहीं कर सकते। बहुत मतलब बहुत अच्छे खासे प्रेशराइज किया गया था इस चीज को, तो इस कानून को फिर वापस ले लिया गया था, ठीक है। तो इसलिए ये कानून कभी लागू नहीं हुआ और मेरे ख्याल से कभी लागू भी नहीं हो पाएगा। तो हिंदी आई थिंक मेरे ख्याल से कभी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, राजभाषा ही रहेगी, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए जो एनसीएफ भी हुआ या एनईपी 2020 हुआ, सबसे महत्वपूर्ण इसलिए मातृभाषा को माना गया कि जो बच्चा हो या कोई भी हो उसकी मातृभाषा को महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है।
चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है आपका, बालानाम भाषा विकास सर्वतो महत्वपूर्णम अंगम अस्ति, कि बच्चे के भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? देखते हैं। तस्या है भाषा है अवसरम, बिल्कुल सही बात है कि उन्हें भाषा के ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाए, ये बिल्कुल सही बात है। जितने ज्यादा बच्चों को भाषा के अवसर देंगे उतना ही ज्यादा बच्चा भाषा को सीखेगा या उसका भाषा का विकास होगा। जितने कम अवसर देंगे उतना बच्चा भाषा को कम सीख पाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है। तस्याम भाषायाम पुनः पुनः प्रयोग भाषा अभ्यास है, ये तो बिल्कुल होने से आप पुनः पुनः अभ्यास करो। त्रुटि नाम संशोधन, उनकी जो त्रुटि हो रही गलती हो रही उनमें संशोधन करो, ये भी नहीं होने रहा। त्रुटियां उनकी गलतियां जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन बार बार उनमें संशोधन करो, ये आपको काम नहीं करना चाहिए। वयस्क नाम अनुकरणम, यानी जो वयस्क होते हैं बड़े लोग हैं उनका अनुकरण करो, ये काम भी नहीं करना चाहिए। छोटा बच्चा जब रहता है तो अनुकरण करके खुद सीख जाता है मातृभाषा को, बट बाद में उसको अनुकरण नहीं करना चाहिए वयस्क लोगों का, अपने से बड़े का, ठीक है। तो उसको ज्यादा से ज्यादा मौके देनी चाहिए, अवसर देनी चाहिए। तो भाषा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण आपका यही रहता है फर्स्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते आपके सामने अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है कि लेखन प्रक्रिया है उसका नाम समुचितम क्रम है चिनुत, कि लेखन की प्रक्रिया में एक समुचित क्रम क्या होगा वो आपको बताना है। सामने आपके स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, इसको एक सीक्वेंस में लगाना है। चलो देखते हैं। अब आपको देखिए सबसे पहले एक चीज और बतानी है। अगर आपसे क्वेश्चन लेखन प्रक्रिया आ जाए या एक अच्छे लेखन की बात आ जाए, जब भी लेखन से संबंधित कोई पॉइंट आपको देखने को मिले, सबसे बढ़िया वो लेखन होता है जिसमें बच्चों के विचारों को ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त करने के मौके दिए जाए, कि बेटा तुमने कल पूरे दिन में क्या क्या चीज देखी, या तुमने अपने मामा के घर गए तो वहां पर तुमने जो जो चीज देखी उसको अपने विचारों में अव्यक्त करो। जब ऐसी चीज बच्चों से कही जाए ना, सबसे बढ़िया या सबसे उत्कृष्ट लेखन बच्चे का वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि बच्चे के विचारों को, बच्चे की अव्यक्त को ज्यादा से ज्यादा मौके आपको देनी चाहिए। अब इसमें लेखन प्रक्रिया क्या के लिए दे दी कि अगर आपको कोई लेख लिखना है, ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर लेख लिखना है, लेख आपको लिखना है कि सीटेट में कैसे लाए 140 नंबर, ठीक है, इसके ऊपर आपको लेख लिखना है कि सीटेट में कैसे लाए जाए 140 नंबर। अब इस पर लेख लिखना है तो कैसे लेख लिखोगे, चलिए देखते हैं कैसे लिखोगे। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, किसी भी चीज के लिए लेख लिखने के लिए पहले अपने माइंड के अंदर आपको विचार होनी चाहिए, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या कहते हैं, नाम से पता चल रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी दिमाग में आंधी आना। मतलब क्या होता है, जब कोई समस्या आती है तो समस्या आने के बाद दिमाग में जो आंधी तूफान आते हैं, जो उसके लिए समाधान आते हैं, तो वो ये आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। मैंने कहा सीटेट में 140 प्लस आने हैं, तो आपके दिमाग में एकदम क्या हो गया, आंधी तूफान आ गए, कई सारे विचार आ गए आपके दिमाग में, आए ना एकदम दिमाग में आंधी तूफान, ठीक है, आपके हाव भाव बदल गए होंगे। तो आपके दिमाग में पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग होना जरूरी है। उसके बाद आप लोग क्या काम करोगे, फिर रूपरेखा बनाओगे। क्या काम करोगे आप लोग, रूपरेखा बनाओगे। चलो भाई सीटेट 140 प्लस के लिए अब रूपरेखा बनाते हैं। चलो भाई यूट्यूब पर जाकर सर्च मारते हैं या किताबों के पास दुकान पे जाकर सर्च करते हैं कौन सी किताब सबसे बढ़िया रहेगी, उसको जाकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग रूपरेखा बनाने में लग गए। उसके बाद क्या काम करोगे, आप लोग ड्राफ्टिंग बनाओगे। क्या काम करोगे, ड्राफ्ट बनाओगे। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी कानून आता है तो कानून आने से पहले उसका ड्राफ्ट यानी मसौदा बनता है। वो ड्राफ्ट इसलिए बनाते हैं, मान लीजिए उसमें कुछ संशोधन कराना पड़ गया, उसमें कुछ गलती होगी तो उसको चेंज करा सके, सुधार कराना पड़ सके, ठीक है। तो इसलिए पहले उसका ड्राफ्ट बनाया जाता है। तो आप लोगों ने ड्राफ्ट बना लिया कि यार एक काम करते हैं, सचिन सर की डेली क्लास लेते हैं, ठीक है, डेली क्लास लेते हैं और इनके नोट्स को अच्छी तरीके से तोड़ मोड़ के और जूस बना के पी जाते हैं सारा का सारा, ठीक है, तब 140 प्लस आएंगे। तो आपने ड्राफ्ट बना लिया। उसके बाद ड्राफ्ट बनाने के बाद फिर आप उसको क्या काम करोगे, रिवीजन करोगे। क्या काम करोगे, उसको रिवीजन करोगे। आप लोग रिवीजन करने के बाद जब आपने क्लास कर ली, नोट्स पढ़ लिए और उसकी रिवीजन कर ली, उसके बाद आप लोग क्या काम करोगे, प्रूफ रीडिंग करोगे उसकी, ठीक है। यार जितना मतलब रिवीजन करिए, अब एक बार क्या काम करता हूं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करता हूं कि कितने मेरे नंबर आ रहे हैं उसके अंदर सही आ रहे हैं, ठीक है। जब आप लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लोगे तो लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, लास्ट में आपको देखने को मिलेगा फाइनल समापन देखने को मिलेगा कि हाँ भाई मेरे 140 प्लस नंबर आ गए हैं और अब मैं दूसरे बच्चों को भी बता सकता हूं, लिखित में दे के दे सकता हूं कि भाई मेरे सीटेट में 140 प्लस नंबर आ गए हैं, ठीक है। तो
तो अगर कोई भी आपको लेख लिखना है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका आपका इस तरीके से होता है, इसको एक एक बाय स्टेप आपको इस तरीके से लिखना चाहिए। इसमें आपको मिस्टेक नहीं होगी, एक सिस्टमेटिक तरीका आपको देखने को मिलता है। और जितने भी ऑफिशियल तरीके होते हैं वो आपका ऑफिशियल तरीका यही होता है। इससे पहले तो आपको कुछ कमेटियां वगैरह भी बनती है, ठीक है, वो तो और ज्यादा कुछ ऑफिशियली हो जाएगा, बट सबसे बढ़िया ऑफिशियल तरीका या लेखन प्रक्रिया का तरीका आपका यही होता है, ठीक है, ये आपका सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो आंसर इसमें आप लोग देख लेना, कोई भी हो जाएगा। मैंने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है, आप लोग समझ गए होंगे जो भी इसके अंदर आपका आंसर बैठ रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन आपका उपचारात्मक अध्यापनम अस्ति। उपचारात्मक अध्यापन क्या होता है? देखिए 2 वर्ड देखने को मिलते हैं, एक तो होता है उपचारात्मक, एक होता है आपका निदानात्मक, एक होता है आपका निदानात्मक, ठीक है। निदानात्मक में क्या होता है? इसमें सिर्फ समस्याओं की पहचान होती है। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ समस्या की पहचान होती है, इसमें सिर्फ समस्याओं को पहचाना जाता है। समस्या को पहचानने के बाद फिर उनका उपचार किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अपना वही वाला एग्जांपल। एक डॉक्टर होता है और एक रोगी होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई रोगी डॉक्टर के पास गया, तो जो डॉक्टर होता है सबसे पहले रोगी को क्या काम करेगा? उसको निदान करेगा, उसको डायग्नोस करेगा कि हाँ भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको कुछ रिपोर्ट कराएगा या उसको चेकअप करेगा। सबसे पहले डायग्नोस करेगा ना, सबसे पहले समस्या की पहचान करेगा। समस्या की पहचान करने के बाद फिर उसको कुछ वो दवाई देगा। क्या आपने कोई ऐसा डॉक्टर देखा है जैसे वो डॉक्टर के पास गया, जाते उसको इंजेक्शन ठोक दिया, उसके मुंह में दवाई डाल दी और फिर कहा बता भी क्या तुझे दिक्कत है? उल्टा हो जाएगा ना। सेम उसी तरीके से जो टीचर होता है वो भी सबसे पहले एक टीचर का निदान, बच्चे का निदान करता है कि उसकी समस्याओं की पहचान करता है कि बच्चों को कहां पर दिक्कत आ रही है, और फिर टीएलएम का यूज करके या फिर टीचिंग मेथड्स का यूज करके या फिर अपने टीचिंग मेथड्स का यूज करके, ठीक है, उसको उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से एक क्वालिटेटिव उसको शिक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो होता है आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो सबसे पहले बच्चे की समस्याओं को या फिर उसको एक निदानात्मक या एक डायग्नोस्टिक उसकी समस्याओं की पहचान की जाती है, और फिर उसके बाद उसको एक उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, ठीक है। आप लोग समझिए इसको। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है आपका यत निदानात्मक परीक्षा या है पश्चात कार्यते, कि जब आपका निदानात्मक की परीक्षा हो जाती है तो उसके बाद आपका उपचारात्मक शिक्षण आपका देखने को मिलता है, ठीक। पहले निदानात्मक आएगा, फिर उसके बाद आपका उपचारात्मक आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखितेषु किम संज्ञानात्मक शैक्षणिक क्षमता कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का CLP अस्ति, ठीक। देखिए 2 आपको ये देखने को मिलती है, एक होती है आपकी BICS, ठीक है, BICS इसकी फुल फॉर्म बताना जरा, और एक होती है आपकी काल्प CALP। BICS की होती है आपकी बेसिक इंटरपर्सनल, ये आपकी इंग्लिश के अंदर बहुत पूछी जाती है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव, राइटिंग पे ध्यान मत देना, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, कम्युनिकेटिव स्किल्स, ठीक है। ये वाली स्किल्स या ये वाली लैंग्वेज जो होती है जो डेली यानी आम बोलचाल में जो यूज की जाती है, जो डेली यानी आम बोलचाल में जो ये वाली भाषा यूज की जाती है, ये वाली जो लैंग्वेज यूज की जाती है, जैसे हम लोग बोलते हैं और भाई क्या हो रहा है, ठीक है, कहा जा रहा है, ठीक है, बस कट रही है, ये वाली जो भाषा होती है ये वाली होती है आपकी, ठीक है। एक होती है आपकी एकेडमिक लैंग्वेज, ठीक, जो आपकी स्कूल के अंदर यूज होती है, जो आपकी कॉलेज हो गया, जो आपके ऑफिस हो गया, वहां पर जो आपकी यूज होती है, ये होती है आपकी काल्प CLP जो होती है, ठीक है। इसमें पूछा है जो आपका इसमें से कौन सा संज्ञानात्मक शैक्षणिक क्षमता है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं। जन्म दिवासंते दैनिकी लेखनम नहीं। अगला है जलवायु परिवर्तन से जनजीवने प्रभाव है इतिसमनि विषय समाचार पत्र है लेखस्य लेखनम, कि जलवायु परिवर्तन से जीवन प्रभाव होता है, इसके विषय में आपको समाचार पत्र पर एक लेख लिखना है। बिल्कुल सही बात है। देखिए अब मान लीजिए जलवायु से अपना जीवन प्रभाव होता है, जलवायु परिवर्तन से, इस पर आपको एक लेख लिखना है। क्या आप इसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में, डेली जो लैंग्वेज यूज होती है उस पर लिख दोगे कि भाई जलवायु परिवर्तन से हम तो मर लिए भाई, ठीक है, ये सूरज ने आके हमें तो डुबो दिया, मरवा दिया, ऐसा तो मर जाएंगे भाई हम, ऐसी लैंग्वेज में थोड़ी लिख दोगे। आपको एकेडमिक लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा अपनी, ठीक है। कौन सी? कॉग्निटिव लैंग्वेज का, एकेडमिक लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा आपको। अगर आपको लेख लिखना है, अगर आपको न्यूज देनी है अपनी, तो आपको
आंसर सेकंड के साथ आपको यहां पर जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। समीपस्थ नगरे मनोरंजन उद्यान पर्यटन यस्य विषय सहपाठी व वार्तालाप कि समीप के नगर में जाके, नजदीक के नगर जाके मनोरंजन के उद्यान में पर्यटन के विषय में अपने साथ के जो सहपाठी उनके साथ वार्तालाप करे। वार्तालाप में तो वही लैंग्वेज यूज होगी जो डेली में करते हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। कश्मीर चंद भोजनालय भोजनादेशाय भोजन सूचे अध्ययन, ये भी नहीं होगा। आंसर आप लोग सेकंड के साथ दिए। यहां पर आपको आपकी एकेडमिक लैंग्वेज देखने को मिलेगी जब आप लेख लिखोगे जलवायु परिवर्तन पर होने वालों से संबंधित। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आदान निर्माण व्यवस्था नवीन शिक्षा नीति 2020 इत्यस्याय ध्यान केंद्रितम अस्ति कि आदान निर्माण की व्यवस्था में नवीन शिक्षा नीति किस पर ध्यान केंद्रित करती है। नवीन शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, नहीं देखी तो देख लेना आप लोग। तो किस पर ध्यान केंद्रित करती है? साक्षरता पर। साक्षरता पर तो करती है, ठीक है, बट दूसरा ऑप्शन आप लोग देखोगे साक्षरता के साथ साथ पर आपकी न्यूमरेसी, ठीक है, यानी लिटरेसी के साथ साथ आपकी न्यूमरेसी पर भी करती है। देखिए साक्षरता पर तो करती है। आप लोगों ने देखा होगा आपकी जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें भी प्री प्राइमरी भी आपके कर दी है। ठीक है, 3 साल शुरुआत के कर दी है। और एक तो और नई बात आपको बता दूं, केवीएस के जो स्कूल है ना उसमें तो आपको प्री प्राइमरी के अब आपको जल्दी आपको वैकेंसी भी देखने को मिलने वाली है। अब जो आपके जान पहचान में हो, रिश्तेदारों में हो, ठीक है, कोई आपको हो तो 12th के बाद आप लोग कोर्स वगैरह करवा देना प्री प्राइमरी के लिए, जल्दी आपको जो वहां पर देखने को मिलने वाली है कुछ समय के बाद। ठीक, तो ये छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी होगा आंसर आपका, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करा क्योंकि एनईपी 2020 की पूरी वीडियो में डाल चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगला कौन है क्वेश्चन है, कस्मिन विधो मातृभाषा है कश्चित अपि प्रयोग न भवति, किनमें से कौन सी विधि में मातृभाषा को प्रयोग को शामिल नहीं किया जाता, यानी उसकी मध्यस्थता को उपयोग में नहीं लाया जाता। प्रत्यक्ष विधि हो, बिल्कुल सी बात है, प्रत्यक्ष विधि में यानी जो डायरेक्ट मेथड है उसमें मातृभाषा को यूज में नहीं किया जाता। देखिए आपको इसके नाम से पता चल रहा है, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड, इसमें किसी भाषा को प्रत्यक्ष रूप से सीखा जाता है, डायरेक्ट सीखा जाता है, इसमें मातृभाषा की जरूरत नहीं पड़ती। वो कैसे, देखिए अब मान लीजिए भाई हमारी भाषा कौन सी है, हिंदी है, हमारी भाषा कौन सी है, हिंदी है। अब मान लो हम चले गए अमेरिका चले गए, ठीक है, हम कहा चले गए, अमेरिका चले गए। अब अमेरिका के साथ जाकर, ठीक है, ये हमारी फैमिली है और यहां से उठकर हम चले गए अमेरिका। अब अमेरिका के साथ जाकर हम यहां रहना शुरू कर दिए। अब जब हम अमेरिका वालों के साथ रहना शुरू करेंगे तो 2-4 महीने के बाद क्या होगा, 2-4 महीने के बाद हमें भी खुद थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आनी शुरू हो जाएगी। तो उसकी वजह क्या होगी, क्या अमेरिका वालों ने हमें इंग्लिश सिखाई? नहीं। क्या हमने अमेरिका वालों को अपनी मातृभाषा सिखाई? बिल्कुल नहीं। जब हम उनके साथ रहना शुरू करेंगे तो उनकी मातृभाषा, उनकी जो भाषा होगी उसको खुद अनुकरण करके हम लोग सीखना शुरू कर देंगे। तो क्या यहां पर मातृभाषा की जरूरत पड़ रही है? मातृभाषा की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अंग्रेजों को खुद हमारी भाषा नहीं आती, मातृभाषा की जरूरत कहां पड़ी। ठीक है, तो आपकी प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। यहां पर किसी भाषा को प्रत्यक्ष रूप से सीख लिया जाता है तो आपकी प्रत्यक्ष विधि होती है। ठीक है, बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आप लोग अपना स्कोर बताना मुझे जी। पासवर्ड भूल गए हो, क्या करूं? पासवर्ड भाई लिखा तो भाई डाउनलोड के नीचे लिखा हुआ, पासवर्ड भूल गए, दोबारा डाउनलोड कर लो, कितनी बार ही डाउनलोड कर लो आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने स्क्रीन पर आ गया कि निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणाय उत्पादन आधारितम कार्यम अस्ति, कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उत्पादन आधारित आपका काम है। पहला, छात्राएं राजनीतिक विषय समाचारम पठंती, कि छात्र जो है राजनीतिक विषय के समाचार पत्र पढ़ते हैं? नहीं। अनुच्छेद लेखनाय विचारणाम संकलनाय छात्राएं समूह कार्य कुर्वन्ति, कि अनुच्छेद लेखन के विचार को छात्र जो समूह कार्य में करते हैं? नहीं, ये भी नहीं होगा जाएगा आपका। चित्रानाम कर्मानुसारम प्रक्रिया वर्णाय चिंतम, ये भी नहीं। बचा आपका फोर्थ की प्रक्रिया पद्धति अनुकरवर्ती, की प्रक्रिया पद्धति को